शुरुआत करते हैं एक अहम मुद्दे के साथ। ऐसे बहुत सारे दर्शक हमें सवाल भेज रहे हैं जो अदानी के स्टॉक्स में, अदानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं उनके तमाम स्टॉक्स में गिरावट के चलते परेशान है। दर्शकों का ये सवाल है हमसे कि किस तरह से उनकी म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर अदानी ग्रुप की कंपनी उसका एक्सपोजर है, गिरावट के बाद उनके रिटर्न पर कितना इम्पैक्ट होगा। आज इसी को लेकर हम समझाइश लेकर आए हैं। और सबसे पहले अदानी ग्रुप की कंपनियों में किस म्यूचुअल फंड ने कितना आखिर निवेश किया है, इसकी समझाइश आपको देते हैं। देखिए, बताते हैं कि किस तरह से म्यूचुअल फंड कंपनियों का एक्सपोजर है अदानी ग्रुप की कंपनीज में। हमने जो डेटा यहाँ पर इकट्ठा किया है फिलहाल, क्योंकि पब्लिक डोमेन में हमारे पास केवल दिसंबर तक का डेटा है, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जनवरी में हालांकि हम कुछ बदलाव होते हुए देखेंगे। जो हमारे पास फिलहाल जानकारी है आपको बता देते हैं कि कम से कम 9 अदानी कंपनियों में 20 म्यूचुअल फंड्स का निवेश है। और अगर हम इस निवेश की वैल्यू समझना चाहे तो 23,000 करोड़ रुपए तक का ये आंकड़ा है दिसंबर 31 दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक। लेकिन आपको एक एक करके बताते हैं कि किस कंपनी में कितना एक्सपोजर है, किस किस म्यूचुअल फंड का। आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे ज़्यादा अदानी पोर्ट 7,189 करोड़ का निवेश है। अंबुजा सीमेंट में आप देख सकते हैं 6268 करोड़ का। अदानी एंटरप्राइजेस 4,906 करोड़। एसीसी में 3,391 करोड़। और अदानी टोटल गैस में सबसे कम 518 करोड़ का निवेश है। म्यूचुअल फंड कंपनियों का ये एक्सपोजर है 31 दिसंबर तक का। आगे हम बढ़ेंगे, आपको बताते हैं किस किस एएमसीज में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है। तो देश की सबसे बड़ी एएमसी एसबीआई म्यूचुअल फंड 5,786 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर जो निवेश किया हुआ है। कोटक म्यूचुअल फंड का लगभग 2,299 करोड़। आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड आप देखिए 2,294 करोड़ और 54 करोड़ 2,254 करोड़ है आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड का। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड आप देख सकते हैं 1,882 करोड़। और यूटीआई म्यूचुअल फंड का यहाँ पे 1,758 करोड़ का निवेश है। आगे हम बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कुल टोटल इक्विटी एयूएम का कितना एयूएम इन अदानी ग्रुप की कंपनियों को दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा क्वांट म्यूचुअल फंड में लगभग 8% का टोटल आंकड़ा है। टाटा म्यूचुअल फंड में आप देखिए 2.9% है। मोतीलाल ओसवाल 2.8% है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड 1.3%। एसबीआई म्यूचुअल फंड 1.2%। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे जो गाइडलाइंस दी गई हैं सेबी के तहत, उसके मुताबिक किसी भी फंड हाउस का 10% से ज़्यादा एक्सपोजर कंपनियों में नहीं हो सकता। और इसीलिए तमाम एक्सपोजर जो आपने देखे हैं वो 10% से कम है। लेकिन सभी 9 कंपनियों में जिन एएमसीज का निवेश है उसमें से एसबीआई म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड का नाम आप साफ तौर से देख सकते हैं उभरता हुआ। म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट आपको समझना होगा कि ये एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है और इसी के चलते एक नहीं बल्कि बहुत सारे स्टॉक्स में फंड हाउसेस निवेश करते हैं, एक पर्टिकुलर स्कीम निवेश करती है। लेकिन कंपनी वाइज हम देखें तो किन किन म्यूचुअल फंड्स ने निवेश किया हुआ है, तो अदानी विल्मर में आप देख सकते हैं केवल एक्सिस म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को छोड़ दें हम तो बाकी चारों एएमसीज ने निवेश किया हुआ है। अदानी ग्रीन में सभी एएमसीज ने निवेश किया हुआ है, जिसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड है, निप्पॉन इंडिया, आईसीआईसीआई प्रू, मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। अदानी पोर्ट्स में अगर हम मोतीलाल ओसवाल को छोड़ दें और एक्सिस को छोड़ दें तो उन्होंने निवेश किया हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं अदानी टोटल गैस में सभी म्यूचुअल फंड हाउसेस ने निवेश किया हुआ है। और अदानी एंटरप्राइजेस में मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस म्यूचुअल फंड का निवेश नहीं है। अदानी पावर में मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी का निवेश नहीं है। बाकी सभी एएमसीज का पैसा जो है इन कंपनियों में लगा हुआ है। अदानी ट्रांसमिशन में आप देखिए सभी एएमसीज का निवेश है। एसीसी में केवल हम मोतीलाल ओसवाल को छोड़ दें तो बाकी सभी कंपनीज का निवेश है। अंबुजा में भी हम देख रहे हैं कि सभी एएमसीज का निवेश यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये जो डेटा है आपको एक बार फिर बता दें हम कि दिसंबर तिमाही तक के हैं। और जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है तो यहाँ पर बताना होगा कि ओवरऑल जो निवेश है म्यूचुअल फंड कंपनियों का 26,000 या 27,000 करोड़ का एक्सपोजर फिलहाल है, जिसमें से अगर हम देखें तो 15,000 करोड़ का जो निवेश है, जो पोजीशन ली गई है वो आर्बिट्राज पोजीशन के तहत ली गई है। और आर्बिट्राज पोजीशन में जो भी जोखिम होता है, जो भी रिस्क होता है वो एनएसई उठाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उठाता
है। और इसके अलावा जो एक्सपोजर लिया गया है वो इंडेक्स फंड के तहत लिया गया है। लगभग 4000 करोड़ का जो निवेश है, जो पोजीशन है, वो इंडेक्स फंड के तहत ली गई है। ये एक पैसिव स्ट्रैटेजी के तहत ली गई है। और उसके बाद जितना आंकड़ा बचता है वो एसीसी और अंबुजा में लिया गया है, जो कि अधिग्रहण के पहले हुआ है। और उसमें भी अब धीरे धीरे जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं अपना एक्सपोजर कम कर रहे हैं, उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एसबीआई और एबीएसएल म्यूचुअल फंड का अदानी पोर्ट्स में डेट पोजीशन के तहत निवेश है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है। और अगर हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट की बात कहें, इनकी हितों की बात करें, तो उसका पूरी तरह से ख्याल रखा गया है तमाम एएमसीज के तरफ से। और इतना ही नहीं, कोई भी फंड मैनेजर तुरंत कोई भी बिकवाली का कॉल नहीं ले सकता, शॉर्ट करने का कॉल नहीं ले सकता, क्योंकि वो जो रूल्स लेड डाउन किए गए हैं सेबी के तहत, जो नियम यहाँ पर तय किए गए हैं, उनके अगेंस्ट होता। तो क्लियरली यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड हाउसेज ने, जो सूत्रों के हवाले से हमको खबर मिल रही है, और जो बाकी इन्वेस्टर्स जो काफ़ी चिंतित है अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अदानी कंपनियों के एक्सपोजर को लेकर, उनकी तरफ से यहाँ पर ये समझाइश हम देना चाहते हैं। जो सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है कि इन्वेस्टर्स के हितों का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। चलिए, क्लियरली तो यहाँ पर हमने आपको वो तस्वीर पेश की है उस डेटा के तहत जो दिसंबर 31 तक हमारे पास है। उसके बाद जनवरी में हमें ये भी पता चला है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है अपना एक्सपोजर कम भी किया है। लेकिन अब एक म्यूचुअल फंड निवेशक क्या करे? अदानी ग्रुप की कंपनियों में किस म्यूचुअल फंड ने आखिर कितना निवेश किया है? निवेशकों की निवेश में अब मौजूदा रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या वाकई एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए कोई चिंता की बात है? किस तरह से समझे कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने जो एक्सपोजर लिया हुआ है वो एक इन्वेस्टर को कितना इम्पैक्ट करेगा, नहीं करेगा? ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया के साथ ये खास चर्चा की है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ प्रबंध संवादक हैं निकुंज डालमिया, ईटी नाउ स्वदेश के। स्वागत है आपका बनू अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। पे बुलाया, देखिए आपके पास टाइम ही नहीं रहता, मैं क्या करूं? कविता जी कब बुलाएंगी सर, बहुत व्यस्त रहते हैं। फाइनली मेरे भी अच्छे दिन आ गए। नहीं, निवेशकों को बिल्कुल समझाने के लिए कि उनकी मेहनत की कमाई सही लगी है नहीं लगी, आपका होना बहुत जरूरी है। चैनल पर पूरा दिन आप रहते हैं, समय आपने अभी दिया है मुझे। बहरहाल सवाल पे आऊंगी। बहुत सारे सवाल जो हमें आते हैं हमारे चैनल पर निकुंज, मौजूदा जो परेशानी और दिक्कत चल रही है अदानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर, जो भी म्यूचुअल फंड निवेशक हैं उनकी स्कीम्स में पैसे लगाए हैं, उन स्कीम्स ने उन कंपनियों में पैसे लगाए हैं, क्या कहेंगे आप उन निवेशकों को? क्या घबराने की बात है? परेशानी में आकर कहीं वो फंड से निकल ना जाए, गलत फैसला ना ले लें, क्या कहेंगे आप इसके लिए? देखिए, कुछ आंकड़े हमने देखे हैं जो आप कल जैसे चैनल पे बता रही थी कि कुछ फंड्स हैं जिनकी एक्सपोजर्स अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में है। हाँ। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में है, क्योंकि अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के अंदर अंबुजा भी आता है, एसीसी भी आता है, एनडीटीवी भी आता है। इन कंपनीज का इन्होंने अधिग्रहण करा था। जो बड़ी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, खास करके अगर मैं देखूँ मोतीलाल ओसवाल या फिर इनकी दूसरी जो स्कीम्स हैं, इनके जो एक्सपोजर्स हैं वो अधिकतर अंबुजा और एसीसी में है। और यह सीमेंट कंपनीज हैं। सीमेंट सेक्टर की जो आउटलुक है काफ़ी बढ़िया लग रही है। और इन सेक्टर्स के अंदर इन दोनों कंपनियों के अंदर देख रहे हैं अदानी ग्रुप के अधिग्रहण के बाद या फिर उनके एक्विजिशन के बाद काफ़ी फैक्टर्स हैं जो इन कंपनीज को इस समय बेनिफिट कर सकती हैं। सेकंड, एक पॉपुलर स्टॉक जो निकल के आ रहा है वो अडानी पोर्ट्स है। अडानी पोर्ट्स के अंदर भी आप बोल सकते हैं कि भाई उसकी जो एसेट्स हैं, उसका जो कैश फ्लो वो मैनेजेबल है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज उसकी जो बैलेंस शीट है इतनी ज़्यादा लेवरेज नहीं है। मगर अल्टीमेटली देखिए, फंड्स जो होते हैं वह एक रिस्क और स्टॉक पिकिंग ज़रूर करते हैं। कुछ फंड्स बाय डेफिनेशन थोड़ा रिस्क टेकिंग ज़्यादा करते हैं, खास करके छोटे फंड ज़्यादा करते हैं बिकॉज उनको एक प्रकार से अपना प्रेजेंस जो होता है वो फील कराना पड़ता है। तो कुछ फंड्स ने रिस्क ज़रूर लिया है। मगर किसी भी फंड ने मेरे हिसाब से इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया है कि जो यूनिट होल्डर्स हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत बड़ी मार पड़े। क्योंकि जो एक्सपोजर है लिमिटेड है, सेबी के दायरे के अंदर है। मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है इस समय अडानी शेयर्स में हो रही है, मगर हमने देखा है कि बिजनेस साइकिल्स कई कंपनियों में हैं जिसमें गलत जा चुकी है। बिल्कुल। निकुंज, मैं चाहती हूँ कि हम निवेशकों को, दर्शकों को ये भी समझाएं कि एक तो म्यूचुअल फंड किस तरह का प्रोडक्ट है, और जो आम निवेशक होते हैं ना वो इतना बारीकी में जाते नहीं हैं। अब क्योंकि खबरों में अदानी ग्रुप की कंपनियां चल रही हैं तो शायद वो अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम को देखें और उनका एक्सपोजर कहाँ है वो अब जाके देखें। कितना ज़रूरी है अपने आप को फिल्टर आउट करना? ये जो हल्ला हो रहा है आपके आसपास, अरे गिरावट है, कितना ज़रूरी है इसको अवॉइड करना और बुनियादी तौर पर समझना कि हो क्या रहा है, उसके बाद कॉल लेना?
देखिए, आज हम कोविड के सेल ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। आज से 2.5 साल पहले हम केवल कोविड के सेल ऑफ की बात कर रहे थे, जब निफ्टी करीब करीब 40 से 45% गिरा था। तो शेयर बाजार में क्या होता है कविता जी, जब कोई शॉर्ट टर्म चीज़ होती है, जैसे हम आज बोलते हैं, हाँ। उसको लेकर के मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है, कभी ओवर रिएक्ट कर रहा है, और कभी उसमें फियर आता है, कभी उसमें ग्रीड आती है। तो इस समय अडानी ग्रुप्स में जो गिरावट आई है, वो एक सबको उस गिरावट की वजह से लग रहा है कि क्या इंडिया स्टोरी खराब है। हाँ। क्या इसकी वजह से शेयर बाजार के अंदर भारी गिरावट आएगी। कई आंकड़े सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं, टीवी चैनलों पे भी चल रहे हैं कि भाई इतने लाख करोड़ का नुकसान हुआ। मगर नुकसान किसको हुआ है वह समझिए। ये जो नुकसान है यह स्टॉक की वैल्यूएशंस की वजह से हुआ है, और इसका नुकसान आपने जिस म्यूचुअल फंड में निवेश करा है उससे उस कितना फ़र्क पड़ेगा। एक बात तो ये बड़ी है, वो समझना ज़रूरी है, पैनिक नहीं करना चाहिए। सेकंड, इंडियन मार्केट बहुत मैच्योर हो चुके हैं। आज से 10-12 साल पहले अगर मैं बोलता कि भाई एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है, उस कॉर्पोरेट ग्रुप के अंदर 50% की गिरावट आई है उन कॉर्पोरेट ग्रुप के शेयरों के अंदर, तो मार्केट में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। सवाल खत्म होने से पहले कृता जी जवाब आता था 25 से 30% मार्केट गिर जाएगा, मगर मार्केट टिका हुआ है। बिल्कुल। इतनी बड़ी वेल्थ इरोजन हुई है, उसके बाद भी मार्केट टिका हुआ है। इसका मतलब ये है कि इंडियन मार्केट मैच्योर हो चुका है। हमने सेबी के चेयरमैन, हमने एसबीआई चेयरमैन से भी बात करी, उन्होंने कहा कि हमारा अडानी एक्सपोजर कंट्रोल में है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी ने भी हमें बताया कि सरकार को अडानी एक्सपोजर को लेकर के रिस्क नहीं लग रहा है। एलआईसी जो बड़े निवेशक हैं उनका भी मानना है कि जो बहुत बड़ी उनको इसकी वजह से क्षति नहीं होगी। उनकी जो एवरेज वैल्यू है जिसमें उन्होंने निवेश करा था, आज की जो प्राइस है वो अभी भी पैसा बना रहे हैं। तो ये सोचना कि अडानी शेयर की गिरावट की वजह से पूरी इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा स्कैम होगा या बहुत बड़ी गिरावट आएगी, आई थिंक वह एक दैट इज़ नॉट राइट। बिल्कुल। मुझे एक चीज़ आपसे और समझनी है अब, क्योंकि हमने तमाम एएमसीज के नाम बताए जिनका एक्सपोजर रहा है इन कंपनियों में। कुछ एएमसीज में 8% तक का एक्सपोजर है। कितना फर्क पड़ता है एक बड़ी एएमसी का एक्सपोजर होना और एक छोटी एएमसी का एक्सपोजर होना? नहीं, 8% तो बड़ी हो छोटी हो, 8% का एक्सपोजर एक बड़ा एक्सपोजर होता है। मगर वो एक्सपोजर जैसा मैंने आपको बताया समझना चाहिए, वो 8% अडानी ग्रुप के कौन से शेयर्स हैं, राइट। और उन शेयर के पीछे थॉट प्रोसेस क्या आती है फंड मैनेजर की। देखिए, आपके पास अगर अडानी ग्रुप का एक्सपोजर है तो जाहिर है आपको मार पड़ी है, और हम इस डिबेट में जा सकते हैं कि उन्होंने अडानी ग्रुप के शेयर्स क्यों चूज़ करे, मगर हम अब उस डिबेट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि उस फंड का, जिस फंड में अडानी के अंदर इन्वेस्ट करा है, उनका कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। हाँ। गलती सबसे होती है कविता जी, गलती सबसे होती है, मगर उनका कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। क्या फंड मैनेजर थोड़ा मोमेंटम की तरफ लीन करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म सोचते हैं। और अगर आप थोड़े आंकड़े 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के आंकड़े देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस फंड में चर्न कितना है, इस फंड के अंदर मोमेंटम नेम्स कितने आते हैं, कौन से ऐसे पुराने स्टॉक्स हैं कि इस फंड मैनेजर ने उनके अंदर बड़ी बेट ली है वो नहीं चले हैं। तो अगर कोई कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर आ रहा है जो बड़े बेट्स लेता है, बड़े बेट्स फेल हो जाती हैं, जहाँ पर फंड के अंदर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आज मोमेंटम की बात करते हैं, कल वैल्यू की बात करते हैं, फिर ग्रोथ की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे फंड्स में निवेश नहीं करना चाहिए। ये जो एक्सपोजर लिया गया है निकुंज, ये किस तरह से लिया गया है? रिपोर्ट्स कह रही हैं आर्बिट्राज के तौर पर है, एसीसी अंबुजा में इनका एक्सपोजर है, तो ज़रा इसका पूरा फॉर्मेट हमको समझाइए, आसान भाषा में कैसे है एक्सपोजर? देखिए, आर्बिट्राज फंड्स वो होते हैं जो कि एक प्रकार का आर्बिट्राज, जो मार्केट के अंदर कई बार आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बायबैक्स चल रहे होते हैं, या फिर किसी प्रकार की मर्जर रेशियोज़ को लेकर के डिफरेंस होता है, या फिर एफएनओ के अंदर कोई बड़ा डिफरेंस होता है, तो आर्बिट्राज फंड्स इन पे बैठ करके मामूली सा स्प्रेड बनाते हैं। मेरा यह मानना है कि कई आर्बिट्राज फंड्स ने एसीसी अंबुजा के समय में उनमें बैठ करी थी, बिकॉज अडानी ग्रुप का जो स्टॉक प्राइस का जो ओपन ऑफर प्राइस था वर्सेस एग्जिस्टिंग प्राइस जो था उसके अंदर काफ़ी गैप था। तो लॉट ऑफ आर्बिट्राज फंड्स एसेंशियली वर बेटिंग ऑन दैट। अब ये कोइंसिडेंस की बात है कि उन्होंने अडानी ग्रुप में निवेश करा, मगर उस समय मैं कहूँगा कि आर्बिट्राज की एक बड़ी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो वह भी हमें नज़र रखना चाहिए। मैं फिर उस बात को बोलूँगा कि आपको फंड में निवेश करने से पहले ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अगर ट्रैक रिकॉर्ड इस फंड का लगातार ऐसा है कि टॉप 3 होल्डिंग्स चेंज होती रहती हैं, टॉप 5 होल्डिंग्स में ऐसी 2-4 नाम हैं जो हर 2-3 साल के अंदर एकदम ख़त्म हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि फंड मैनेजर का तो समझ नहीं है, या फिर वो जोखिम भरी बेट्स ले रहा है। अगर वो जोखिम भरी बेट्स ले रहा है तो बहुत ख़राब है, और समझ नहीं है तो और बड़ी ख़राबी है। हाँ, तो ऐसे फंड्स में से आपको निकल जाना चाहिए। तो अब निवेशक जो हैं वो क्या करें? SIP से ही होगा, बने रहें? देखिए, SIP आप क्यों लेते हैं?
एसआईपी इसेंशियली आप जब लेते हैं तो आप एक प्रकार की एक वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पर आप जा रहे हैं। बिल्कुल। वेल्थ क्रिएशन की जर्नी जब होती है जब आने वाला कल आज से अच्छा होता है। क्या हिंदुस्तान का आने वाला कल आज से अच्छा होगा? अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जब आपको पता है इकॉनमी एक्सपैंड कर रही है और हर इकॉनमी में जब बूम आता है तो स्टॉक मार्केट में भी बूम आता है, और हम जिस प्रकार की सरकार की पॉलिसीज़ देख रहे हैं, बजट में जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश है, फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में होने वाला है, जिस प्रकार की हम आईटी और बैंकिंग क्षेत्र के अंदर ग्रोथ देख रहे हैं, बैंक्स ने लेंडिंग चालू करी है, तो मेरा मानना है कि आने वाले 3 से 5 साल के अंदर हम इकॉनमी के बूम में हैं। अगर इकॉनमी के बूम में है तो स्टॉक मार्केट अच्छा चलेगा। स्टॉक मार्केट अच्छा चलेगा तो आपको एसआईपी क्यों कैंसिल करनी चाहिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप एएमसी हेड से मिलते हैं, फंड मैनेजर आपके साथ आपका उठना बैठना है फंड मैनेजर्स के साथ भी। अब जब आप उनसे बात कर रहे हैं इकोनॉमी की तस्वीर के अलावा फिलहाल जो वॉल्टिलिटी है, एफपीआईज के आउटफ्लोज को लेकर कितने चिंतित हैं वो, क्या भाप पा रहे हैं आप? उनकी स्ट्रैटेजी और निवेशकों के हितों की सुरक्षा करने को लेकर उनकी रणनीति क्या है? कविता जी देखिए, मार्केट के अंदर एक तरफा कुछ नहीं चलता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि उम्र के अलावा लाइफ में एक तरफा कुछ नहीं चलता है। तो मार्केट का जो रुख होता है वह एक ईसीजी के कार्डियोग्राम के जैसे होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर वो ईसीजी की लाइनें फ्लैट हो गई तो फिर तो मामले ख़त्म हो गया। तो स्टॉक मार्केट जो होते हैं वॉलेटाइल होते हैं, और वो वॉलेटाइल हमेशा रहेंगे। वो कल भी वॉलेटाइल थे, आज भी वॉलेटाइल हैं, आने वाले समय में भी वॉलेटाइल रहेंगे। तो अगर मैं नई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप डिसिप्लिन से अगर उसमें निवेश करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है एक लॉन्ग टर्म पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। ये जो हमारे दर्शक ये शो देख रहे हैं उनको मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि डू नॉट फॉरगेट द बेसिक्स, विच इज़ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, लॉन्ग टर्म एंड डिसिप्लिन। पिछले अपने 2 दशक के टेलीविज़न करियर में मैंने 9/11 रिपोर्ट करा है, मैंने 2000 रिपोर्ट करा है, मैंने कोविड क्राइसिस रिपोर्ट करा है। जब मैंने अपना करियर चालू करा था, सेंसेक्स का जो रेट हम बोल सकते हैं, जो बेंचमार्क इंडेक्स 30,000 पे था, 3,000 पे था, आज वो 60,000 के आसपास है। तो पिछले 20 साल के अंदर जो भी ख़राब हो सकता था ख़राब हो गया, मगर जो इंडेक्स है आपका करीब करीब 50 गुना हो गया। तो तकलीफ़ें तो आती जाती रहती हैं। वो वल्लभ साहब ने शो पे आके बोला ना कि जी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। तो इंडियन मार्केट के अंदर भी होता रहेगा। ये मार्केट का कायदा है, ये मार्केट का कानून है। वॉलेटिलिटी होगी तभी तो प्राइस ऊपर नीचे जाएगा, तभी चीज़ें सस्ती होंगी, तभी आपको खरीदने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। आपके इतने पूरे अनुभव को एक सूत्र में उसका निचोड़ करना भी है, लेकिन फिर भी निवेश का सूत्र दर्शक है, लेकिन फिर भी निवेश का सूत्र दर्शकों के लिए आप क्या देंगे? डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकंड, नेवर एवर फॉरगेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन साहब ने इसको दुनिया का 8वां अजूबा जो बोला है, किसी कारणवश से उसको बोला है। और तीसरा, आप निवेश जब कर रहे हैं तो आपको यह एक पॉजिटिव अप्रोच से जाना चाहिए। और पॉजिटिव अप्रोच से आप रहेंगे तो मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की इकॉनमी जिस प्रकार के कगार पर अभी है, आने वाला कल जो है बहुत अच्छा होगा। जब आने वाला कल बहुत अच्छा होगा तो कल पे बेट करिए, आज की चिंता मत करिए। बिल्कुल, अनुशासित तरीके से निवेश कीजिए, थोड़ा सा संयम और धैर्य रखिए और ईटी नौ स्वदेश देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। चलिए, तो पूरी चर्चा आपने सुनी है और बिल्कुल चिंता के जो बादल हैं वो छट जाने चाहिए आपके जहन से, और अपनी निवेश रणनीति में आपको बरकरार रहना चाहिए। अपने म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस जो है, प्रदर्शन जो है अपने फंड्स का, उसे लगातार हालांकि आपको ट्रैक करते रहना चाहिए। लेकिन हम शो को आगे बढ़ाएंगे और